आप सभी को शुभ प्रभात। आगे हम पढ़ेंगे छायावादोत्तर काल, प्रगतिवाद 1936 से 1942 ईस्वी। तो छायावादोत्तर काल को प्रगतिवाद के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और इसका 1936 से 1942 ईस्वी तक चला। यह लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से ही हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। सन 1934 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। कौन सा? सोवियत लेखक संघ। रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई, तो यह विश्व का सबसे पहला लेखक संगठन था। सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबूस की पहल पर पेरिस में E.M. फोस्टर ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। 1935 में हेनरी बारबूस की पहल पर शुरुआत पर पेरिस में E.M. फोस्टर्स ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, K.M. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, S. सिन्हा और मोहम्मद दिन तासीन ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया। 1935 में क्या हुआ? भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन हुआ। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। क्या है प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार? मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। जो समाजवाद और साम्यवाद के नाम से हम लोग जानते हैं कि हाँ साम्यवाद हुआ, यह समाजवाद है, तो वह साहित्य के क्षेत्र में वह क्या है? वही प्रगतिवाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य माना है। अगर यह पूछा भी जाए एग्जाम में कि युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य किसने माना है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुण कृत ब्रजभाषा काव्य करुण सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना है। प्रमुख कवि कालक्रमानुसार केदारनाथ अग्रवाल का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। उनका जन्म है 1911 में, मृत्यु 2000 में। जन्म स्थान कहाँ है? 1911 में कमासीन बांदा में। माता पिता हैं, पिताजी हैं हनुमान प्रसाद। केदारनाथ अग्रवाल के पिता का क्या नाम है? हनुमान प्रसाद, और माता का नाम है घिसट्टो। पत्नी का नाम है पार्वती। प्रथम संग्रह है युग की गंगा। प्रथम संग्रह क्या है? युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य भाषा के आरंभिक दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में, शुरुआती दौर में बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तब वे ब्रजभाषा में कवित्त, सवैया छंद में लिखते थे। केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताएं शीर्षक से किया। केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का कालक्रमानुसार सूची निम्न है। युग की गंगा 1947, युग की गंगा 1947, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बम्बई का रक्त स्थान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापें 1981, कहें केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984, जमुन जल तुम 1984, बोले बोल अबोल 1985, जो शिलाएं तोड़ते हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990,
खुली आँखें खुले डैने 1993, पुष्पदीप 1994, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996। तो इनकी रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बम्बई का रक्तस्थान, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहें केदार खरी खरी, अपूर्वा, जमुन जल तुम, बोले बोल अबोल, जो सिलाएं तोड़ते हैं, आत्मगंध, अनहारी हरियाली, खुली आंखें खुले डैने, पुष्पदीप, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। अब आगे देखते हैं नागार्जुन जी के बारे में। नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। जन्म है 1911 में और निधन है 1998 में। जन्म कहाँ कब हुआ? 1911 में, और स्थान क्या है? तरोइनी, दरभंगा, बिहार में, और निधन हुआ 1998 में। मूल नाम था वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। माता पिता हैं गोकुल मिश्र, माता है उमा देवी। उपनाम है यात्री नागार्जुन, यह उनका उपनाम है, यात्री नागार्जुन। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है। खड़ी बोली में सबसे पहले प्रकाशित रचना क्या है नागार्जुन की? राम के प्रति, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। कहाँ से निकला? 1935 में लाहौर से निकला। सबसे पहले जो साप्ताहिक पत्रिका थी विश्व बंधु में छपी थी। सबसे पहली पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, लाहौर से निकलने वाली विश्व बंधु पत्रिका, उसी में राम के प्रति निकली थी 1935 में। नागार्जुन की रचनाओं की कालक्रमानुसार सूची निम्न है। युगधारा 1953, सतरंगे पंखुवाली 1959, प्यासी पथराई आँखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियाँ 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983। तो अब फिर से हम लेते हैं रचनाओं के नाम नागार्जुन के। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है। जो भस्मांकुर 1971 में लिखा गया है वह क्या है? एक खंड काव्य है जो बरवय छंद में है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्न गाछ शीर्षक से काव्य लिखा। इसमें 92 कविताएं संकलित हैं, 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर उन्हें सन 1968 में 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किसके लिए? पत्रहीन नग्न गाछ के लिए शीर्षक से काव्य लिखा, और इसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर उन्हें सन 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा की स्थायी भाव है। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है, यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। क्या लिखा? कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। अब आगे देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। नागार्जुन को राजनीतिक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी निम्नलिखित कविताएं प्रसिद्ध हैं। बादल को घिरते देखा है, दूसरा पासाड़ी, तीसरा सिंदूर तिलकित भाल, चौथा तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। तो राजनीतिक कवि के रूप में जाना जाता है, और उसी से रिलेटेड कुछ कविताएं भी हैं। बादल को घिरते देखा है,
पासाड़ी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, 5 पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। नागार्जुन को प्रगतिवाद का शलाका पुरुष कहा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने क्या कहा था कि छायावाद का शलाका पुरुष किसे माना जाता है, आप बताइएगा। शिवमंगल सिंह सुमन के बारे में देखते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। जन्म है 1915 में, झगरपुर उन्नाव के रहने वाले थे। मृत्यु है 2002 में। मूल नाम है शिवमंगल सिंह, उपनाम है सुमन। प्रथम संग्रह क्या है, हिल्लोल, 1939 में। शिवमंगल सिंह की प्रमुख रचनाएं निम्नांकित हैं। हिल्लोल, जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। तो अब फिर से हम कहते हैं हिल्लोल, जीवन का गान, युग का मोल, प्रलय सृजन, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। शिवमंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविताएं निम्न हैं। गुनिया का यौवन, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। ये जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली, ये उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं। अब आगे देखते हैं वासुदेव सिंह के बारे में। वासुदेव सिंह त्रिलोचन का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। 1970 में वासुदेव सिंह त्रिलोचन का जन्म है। जन्म स्थान है चिरानी पट्टी सुल्तानपुर और निधन है इनका 2007 में। मूल नाम है वासुदेव सिंह, उपनाम है त्रिलोचन। प्रथम संग्रह है धरती और शिवमंगल सुमन का प्रथम संग्रह क्या है, हिल्लोल, और उनका उपनाम क्या है, सुमन। तो इसी तरह से वासुदेव का भी नाम है, उपनाम त्रिलोचन, प्रथम संग्रह है धरती 1945। गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। तो अगर ये पूछे कि अवध का किसान कवि कौन है, तो त्रिलोचन है। त्रिलोचन की रचनाओं की काल क्रमानुसार सूची निम्न है। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के तय हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। तो धरती कब है, 1945 में। त्रिलोचन ने धरती कब लिखी, 1945 में। गुलाब और बुलबुल 1956 में। दिगंत है 1957 में। ताप के ताए हुए दिन 1980 में। शब्द 1980 में। उस जनपद का कवि हूँ 1981 में। अर्घान 1984 में। तुम्हें सौंपता हूँ 1985 में। फूल नाम है एक 1985 में। अनकहनी भी कुछ कहनी है 1986 में। अमोला, अमोला त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है। अमोला जो है त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित हैं। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। सोनेट लिखने के लिए कौन प्रसिद्ध है, त्रिलोचन शास्त्री। रांगे राघव का मूल नाम त्र्यंबकर वीर राघवाचार्य है। रांगे राघव 1923 में इनका जन्म हुआ है। रांगे राघव का 1963 में निधन हुआ। और रांगे राघव का मूल नाम क्या है, त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। रांगे राघव ने 3 आख्यानात्मक काव्य लिखे हैं जो निम्न है। अजेय खंडहर, मेधावी, पांचाली। तो क्या लिखे, अजेय खंडहर, मेधावी, पांचाली। अजेय खंडहर में 3 शीर्षकों झंकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। अजेय खंडहर में 3 शीर्षक झंकार, ललकार और हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। रांगे राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं जो निम्न हैं। पिघलते पत्थर 1946 और राह के दीपक। पिघलते पत्थर और राह के दीपक 2 मुक्तक काव्य हैं। प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ।
केदारनाथ अग्रवाल के देखते हैं। धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की तरह मगन है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। तीसरा देखते हैं। मैंने उसको जब जब देखा, लोहा जैसे तपते देख, गलते देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। आगे है। आज का लेखन आग के अंगूठे की क्रांतिकारी कतार का बंदूक मार लेखन है। कविता यूं ही बन जाती है बिना बनाए, क्योंकि हृदय में तड़प रही है याद तुम्हारी। बांजी न मत बजाओ बंसी, मेरा प्रण टूटता है जैसे तन टूटता। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर। कांग्रेस की राज में आयो नहीं बसंत, अपत कटली डाल के गावत हैं गुणवंत। काटो काटो करवी मारो मारो हंसिया, काटो 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 करवी मारो 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 हंसिया। हिंसा और अहिंसा क्या है, जीवन में बड़ हिंसा क्या है। अब नागार्जुन का देखते हैं। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। याद आता मुझे अपना तरुणी ग्राम, याद आती लीचियाँ और आम। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से अज रोया या तुम रोए थे। कालिदास सच सच बतलाना। घून खाए शह तीरों पर 12 खड़ी, विधाता बाँचे फटी भीत है छत चूती है। आले पर बिस्तुइया नाचे, अमल धवल गिर के शिखरों पर, बादल को गिरते देखा है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, बादल को गिरते देखा है, वही है। 5 पूत भारत माता के, दुश्मन था खूंखार, गोली खाकर एक मर गया बाकी रह गए 4। अब त्रिलोचन का देखेंगे। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। यूं ही कुछ मुस्का कर तुमने परिचय की वह गांठ लगा दी। जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पासाड़ी कीड़ा, तुमने अनजाने वह पीड़ा छवि के सर से दूर भगा दी। यह त्रिलोचन का है। अब आगे देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म है 1908 में और मृत्यु 1974 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान हैं। क्या क्या है? राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना, यह दोनों विद्यमान है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समय सूर्य, अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। दिनकर की प्रमुख कृतियां निम्नांकित हैं। रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946 प्रबंध काव्य, श्यामधेनी 1947, रश्मिरथी खंड काव्य 1952, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, गीति नाट्य, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 1964, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, आत्मा की आंखें 1964, हारे के हरिनाम। अगला है धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना है। दिनकर ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्रकवि ही माना है। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में
1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इसे गीति नाट्य भी माना जाता है। उर्वशी 1961 जो गीति नाट्य है, तो इसी के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। और उर्वशी का प्रकाशित होने की तिथि क्या है? 1961। और 1972 में इनको इसी कृति के सामने, मतलब इसी कृति के लिए इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दिनकर की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं। ओ द्विधाग्रस्त शार्दुल बोल। दूसरा है श्वानों का मिलता दूध भात बच्चे भूखे अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। यह इनकी है काव्य पंक्तियां दिनकर जी की। आगे है हठो व्योम के मेघ पंथ से, हठो हठो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लुटने हम आते हैं, दूध दूध ओ वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम आते हैं। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। अब आगे हम देखते हैं प्रयोगवाद और नई कविता। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। अज्ञेय द्वारा ही प्रकाशित किया गया था, संपादित किया गया था तार सप्तक का। तार सप्तक में 7 कवि संग्रहित हैं। प्रयोग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया। नंद दुलारे वाजपेयी की कौन सी रचना? निबंध में प्रयोगवादी रचनाएं जो निबंध है उसी शीर्षक से किया था, प्रयोगवादी रचनाएं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा? प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा। अज्ञेय के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुका है, जो निम्न है। तार सप्तक 1943, दूसरा तप सप्तक है 1951, तीसरा सप्तक है 1959, तीसरा है 1979। तो पहला तार सप्तक क्या है? 1943, दूसरा है 1951, तीसरा है 1959, चौथा है 1979। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को क्या कहा? राहों के अन्वेषी। तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा अज्ञेय ने। अज्ञेय ने दूसरा सप्तक की भूमिका में लिखा है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे नहीं हैं, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी प्रकार कविता का कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। तार सप्तक 1943 में संकलित कवियों का कालक्रमानुसार विवरण निम्न है। अज्ञेय 1911 1987, जन्मस्थान देवरिया। रामविलास शर्मा जो तार सप्तक पे प्रथम कवि प्रथम जो तार सप्तक हुआ 1943 में, उसी के सब कवि हैं। रामविलास शर्मा 1952, 2000 में, उन्नाव में, 1912 और सन 2000 में रामविलास शर्मा। गजानन माधव मुक्तिबोध 1917 में जन्म है और गजानन माधव मुक्तिबोध का 1917 में जन्म, 1964 में निधन और ग्वालियर जन्म स्थान है। प्रभाकर माचवे बलवंत 1917 में जन्म है, ग्वालियर में, 1991 में निधन है। नेमी चंद्र जैन 1918 में, आगरा। गिरिजा कुमार माथुर 1918 1994, मध्य प्रदेश। गिरिजा कुमार माथुर कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के। जन्म कब हुआ? 1918 में और निधन 1994 में। भारत भूषण अग्रवाल 1919 में, जन्म मथुरा में हुआ है और निधन है 1975 में। दूसरा सप्तक 1991 में संकलित कवियों का कालक्रम अनुसार विवरण निम्नलिखित है। तो हम तो ऐसे याद किए थे उस टाइम पे।
प्रथम तार के तई भय कवि भय, प्रथम तार के कवि भय नेमी मुक्तिदास। नेमी मतलब नेमी चंद्र जैन, मुक्तिदास मतलब नेमी चंद्र जैन, मुक्तिदास का मतलब मुक्ति बोध, वास का मतलब रामविलास, गिरिजा भूषण माचवे तो गिरिजा और भारत भूषण, माचवे मतलब प्रभाकर माचवे बलवंत, अज्ञेय रामविलास, फिर अज्ञेय हुए, फिर रामविलास, फिर से हुए विलास। इस तरह से 7 कवि हैं। अब आगे देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, दूसरे में शमशेर बहादुर सिंह 1911, 1993 निधन, और देहरादून में जन्म हुआ है शमशेर बहादुर सिंह का। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म है 1913, 1985 होशंगाबाद। शकुंत माथुर का है 1922 में जन्म है शकुंत माथुर का, दिल्ली। हरिनारायण घनश्याम व्यास का 1923 में जन्म, मध्य प्रदेश में। नरेश मेहता का जन्म है 1924 में, गुजरात में। धर्मवीर भारती का जन्म है 1926 में, 1997 में इलाहाबाद। स्थल क्या है? इलाहाबाद जन्म स्थान। रघुवीर सहाय 1929 लखनऊ, और रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ? 1990 में। तीसरा सप्तक भी देखते हैं। 1959 में संकलित कवियों का कालक्रमानुसार विवरण निम्नलिखित है। नारायण त्रिपाठी 1919 में जन्म है प्रयाग नारायण त्रिपाठी का, रायबरेली का 1919 में। मदन वात्स्यायन 1922 का। विजय देवनारायण शाही 1924 से 1982 काशी। कुंवर नारायण 1927 फैजाबाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 1983 बस्ती। केदारनाथ सिंह 1932 जन्म है। कीर्ति चौधरी 1935 उन्नाव। चौथा सप्तक 1989 में संकलित कवि निम्न है। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंदकिशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को दिया जाता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? अज्ञेय जी को। रामविलास शर्मा ने लिखा है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पक्ष के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। क्या लिखे रामविलास शर्मा कि प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक नए पद के अन्वेषण में खोज की जो व्याकुलता है वह व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं: अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण, भाषा का प्रयोग। प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। प्रयोगवाद किससे प्रभावित है? फ्रायड के दर्शन से। प्रयोगवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों के मत इस प्रकार हैं। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है। केसरी कुमार कहते हैं प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। क्या कहते हैं केसरी कुमार? कि प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। रघुवीर सहाय कहते हैं प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। क्या कहते हैं? प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम्य है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। अब आगे देखते हैं प्रपद्यवाद 1956 ईस्वी। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने, किसने किया था प्रवर्तन? नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया। क्या कहा? 1956 में प्रकाशित हुआ नकेन के प्रपद्य संकलन से। नकेन का अर्थ यहाँ पर यह है न से नलिन, के से केसरी, न से नरेश। नलिन, केसरी, नरेश, इसलिए नकेन से हुआ।
नकेन के प्रपद्य संकलन से किया गया। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बिहार के 3 कवि नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश के नाम से प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रपद्यवाद के संबंध में लिखा है, नकेनवाद जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का एक अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचाने का कार्य नकेन फर्स्ट, नकेन 1, नकेन 2 नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ा था। सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्य को तथाकथित प्रयोग 10 सूत्री घोषित किया। अब आगे देखते हैं नई कविता। नई कविता प्रपद्यवाद कब है? 1956 ईस्वी में। प्रपद्यवाद कब है? 1956 में। प्रयोगवाद का शुरुआत कब हुआ? 1943 में। प्रपद्यवाद का 1956 में। नई कविता 1954 में। नई कविता 1954 में। नई कविता नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद्य का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। नई कविता का नाम अज्ञेय का दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। नई कविता का आरंभ नई कविता का आरंभ कब हुआ? 1954 में। नई कविता का आरंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा, किसके द्वारा? जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। जब 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता जो है पत्रिका के प्रकाशन से हुआ तो उससे नई कविता का प्रकाशन उसी से माना जाता है, नई कविता से ही। बच्चन सिंह नई कविता का आरंभ सन 1951 से मानते हैं। बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि नई कविता का आरंभ 1951 से है। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। मुक्तिबोध ने लिखा है, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है, नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न माप कर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। क्या क्या धर्मवीर भारती ने? नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न माप कर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। उनका कथन है, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने फिर कहा कि भाषा संवेदना और सर्जन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है, आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजतपाश से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है, काव्य भाषा का ही आधार
शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। विजय देवनारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की। किसने? विजय देवनारायण शाही ने। तो इसको हम फिर से एक बार देखते हैं कि किसका क्या क्या कथन है। बच्चन सिंह ने कहा नई कविता का आरंभ वो 1951 से मानते हैं। इनके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। मुक्तिबोध ने कहा नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने लिखा है कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मापकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं कही गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को संयोजित किया गया है। फिर से उनका कथन है कि भाषा, संवेदना और सर्जन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रास के रजत पाश से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है, छंदों की पायलें उतार चुकी है, काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविता के संगठन में भाव प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। विजय देवनारायण शाही ने कहा कि नई कविता में लघु मानव की उन्होंने प्रतिष्ठा की। क्या की? लघु मानव की प्रतिष्ठा की। अब आगे देखते हैं। नई कविता में दो प्रमुख तत्व हैं। नई कविता में दो प्रमुख तत्व हैं, अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। नई कविता में कैकट्सवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। नई कविता में किसका जन्म होता है? कैकट्सवाद। कैकट्सवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैकट्स प्रतीक रूप में अपनाया गया है। किस रूप में? प्रतीक के रूप में, जो अदम्य उत्साह, जीवनाकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। अब देखते हैं कि नई कविता में दो प्रमुख तत्व हमने बताया कि अनुभूति की प्रामाणिकता है, जो भी अनुभूति होती है, अनुभव होता है, उसकी प्रामाणिकता, और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि। अब देखते हैं प्रमुख कवि। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अंग्रेज अज्ञे का संक्षिप्त जीवन वृत्त। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का संक्षिप्त जीवन वृत्त है। 1911 में जन्म, 1987 में निधन अज्ञे जी का। माता का नाम है वयंती देवी, पिता का नाम है हीरानंद। प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत। अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है? ऐसा है। तो अंतिम काव्य संग्रह क्या है? ऐसा कोई घर आपने देखा है? यह अज्ञे का है अंतिम काव्य संग्रह। प्रथम काव्य संग्रह है भग्नदूत। अज्ञे का प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत। अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है। इस तरह से। अब देखते हैं, अगर पूछा भी जाए कि अज्ञे की अंतिम काव्य संग्रह कौन सी है, तो उसमें दे देगा ऑप्शन, तो उसी में से छांटना होगा। तो ऐसा कोई घर आपने देखा है, यही है अंतिम। अज्ञे के काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। भग्नदूत 1933, ये प्रथम काव्य संग्रह है। चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षणभर 1949, बावरा अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957, अरि ओ करुणा प्रभामय 1959, आंगन के पार द्वार 1961, पूर्वा 1965, सुनहले शैवाल 1966, कितनी नावों में कितनी बार 1967, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969, सागर मुद्रा 1970, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973, महावृक्ष के नीचे 1977, नदी की बाँख छाया 1981, ऐसा कोई घर आपने देखा है, यह अंतिम काव्य संग्रह है 1986 में। नदी की बाँख छाया 1981। तो फिर इसे हम बोलते हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, पूर्वा
अपूर्वा भी किसी की लिखित है। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैं पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है। सुनहले शैवाल, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, 1969। सागर मुद्रा, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। महावृक्ष के नीचे, नदी की बांक छाया, ऐसा कोई घर अपने देखा है। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। नई कविता का शलाका पुरुष किसकी कहा जाता है? अज्ञेय को कहा जाता है। अज्ञेय की चर्चित कविताएं निम्नांकित हैं। असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की चर्चित कविताएं हैं ये। असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। तो फिर से हम लेते हैं नाम कविताओं का जो अज्ञेय की चर्चित कविताएं हैं। असाध्य वीणा, कलगी बाजरे की, सांप, नदी के द्वीप, हरी घास पर क्षण भर, जितना तुम्हारा सच, शब्द और असत्य, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला। असाध्य वीणा जो है एक लंबी कविता है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव है अहम का विसर्जन, मतलब घमंड को त्याग देना, इस तरह से अहम का विसर्जन। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव था। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? गजानन माधव। अब हम देखते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। तो इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हैं। चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं निम्नलिखित हैं। तो मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ कौन सी हैं? चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। और इनको क्या कहा जाता है? गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि। और इनकी चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, यह लंबी कविता है, यह नेट के सिलेबस में भी दिया है। जिस तरह से अज्ञेय का जो आंगन के पार द्वार और यही है, और नदी के द्वीप, यह कविताएं भी हैं, लेकिन उसमें नहीं दिया है शायद। अभी देखते हैं हम। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ चांद का मुँह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन, भूल गलती। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में, अंधेरे में का जो पहला प्रकाशन हुआ है कल्पना में 1964 में आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ था। जो अंधेरे में है उसका पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ? आशंका के द्वीप अंधेरे में। आशंका के द्वीप अंधेरे में 1964 में कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुआ। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुँह टेढ़ा है एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगती है। अंधेरे में एक लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है। शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता, पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। क्या है? यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता, पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। अजीब है और अद्भुत है, मतलब आश्चर्यजनक है, उस रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। रामविलास शर्मा का कथन है अपराध भावना का अनुसंधान। अंधेरे में जो है कविता, लंबी कविता, उसके लिए रामविलास शर्मा का है कथन अपराध भाव का अनुसंधान है। नामवर सिंह कहते हैं अस्मिता की खोज, अंधेरे में है जो। इंद्रनाथ मदान तो अंधेरे में लंबी कविता के लिए उन्होंने क्या कहा? आत्म संशोधन का अनुसंधान। निर्मला जैन ने क्या कहा? अंतःस्थल का विप्लव, अंतःस्थल का विप्लव। प्रभाकर माचवे ने कहा लावा, प्रभाकर माचवे ने क्या कहा अंधेरे में कविता को? लावा। रामविलास शर्मा कहते हैं आरक्षित जीवन की कविता।
क्या कहते हैं रामविलास शर्मा? आरक्षित जीवन की कविता। और पहले का अपराध भावना का अनुसंधान। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है। अंधेरे में के लंबे खंडों में कवि की समस्या है। समाज के उत्थान पतन आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का कि अंधेरे में लंबे खंडों में कवि की समस्या है। समाज के उत्थान पतन और आंदोलन के बीच अपनी रचना के प्रेरक तत्वों का अभिज्ञान, रचना कैसे बाहर से अंदर आती है और फिर कैसे बाहर से दूर दूर तक परिव्याप्त हो जाती है। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। मुक्तिबोध ने फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया। मुक्तिबोध ने स्वयं फैंटेसी को निम्न ढंग से परिभाषित किया। ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है। ज्ञान गर्भ फैंटेसी द्वारा सार रूप में जीवन की पुनर्रचना करता है, मुक्तिबोध का कथन है। फिर कथन है कि फैंटेसी के अंतर्गत भाव पक्ष प्रधान और विभाव पक्ष गौण और प्रच्छन्न तो होता ही है, साथ ही यह भाव पक्ष कल्पना को उत्तेजित करके बिंबों की रचना करते हुए एक ऐसा मूर्त विधान उपस्थित करता है कि जिस विधान में उस विधान ही के नियम होते हैं। शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं। अब हम देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह के प्रमुख काव्य संग्रह निम्न हैं। कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी हूँ नहीं मैं 1975, इतने अपने पास 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुमसे होड़ है मेरी 1988, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ 1995, सुकून की तलाश 1998। अब हम फिर से बोलते हैं। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ नहीं मैं, इतने अपने पास, शमशेर बहादुर सिंह का है, इतने अपने पास, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुमसे होड़ है मेरी, शमशेर बहादुर सिंह। अब कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ, शमशेर बहादुर सिंह। सुकून की तलाश 1998। शमशेर की कविताओं के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण कथन निम्न हैं। अज्ञेय कहते हैं शमशेर की कविताओं के बारे में, शमशेर कवियों का कवि है। मलयज कहते हैं शमशेर मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। मुक्तिबोध कहते हैं शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। शमशेर की आत्मा ने अपनी अभिव्यक्ति का एक प्रभावशाली भवन अपने हाथों तैयार किया है। उस भवन में जाने से डर लगता है, उसकी गंभीर प्रयत्न साध्य पवित्रता के कारण। फिर मुक्तिबोध कहते हैं शमशेर की मूल मनोवृत्ति एक इम्प्रेशनिस्टिक चित्रकार की है। मुक्तिबोध का कथन है प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। मुक्तिबोध ने शमशेर बहादुर को क्या कहा? प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि। विष्णु खरे ने क्या कहा? शमशेर की शमशेरियत। विष्णु खरे ने क्या कहा? शमशेर की शमशेरियत, विष्णु खरे ने कहा। कथन है विष्णु खरे का। रामचंद्र तिवारी का क्या कथन है? शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। रामचंद्र तिवारी कहते हैं शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा और लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। भाषा में बोलचाल के गद्य का लहजा, लय में संगीत का चरम अमूर्तन, इन दो परस्पर प्रतिरोधी मन स्थितियों को उनकी कला साधती है। अब आगे देखते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है
टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। शमशेर बहादुर सिंह का कथन है, टेक्निक में एजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था। शमशेर का कथन है, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ। शमशेर का कथन है कि मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूँ। शमशेर बहादुर सिंह की चर्चित कविताएं निम्न हैं। टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग, एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ, समय साम्यवादी। टूटी हुई बिखरी हुई, अमन का राग जो है लंबी कविता है। एक पीली शाम, धूप कोठरी के आईने में खड़ी, घिर गया है समय का रथ, समय साम्यवादी। अब आगे देखते हैं। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा। कहानीकार उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कहते हैं कविता का गांधी, लेकिन उन्होंने खुद को गांधी का बेटा कहा है। उदय प्रकाश ने भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा और खुद को गांधी का बेटा कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह निम्न है। गीत फरोश, 1953, चकित है दुख 1968, अंधेरी कविताएं 1968, गांधी पंचशती 1969, बुनी हुई रस्सी 1971, खुशबू के शिलालेख 1973, व्यक्तिगत 1973, अंतर्गत 1979, अनाम तुम आते हो 1979, परिवर्तन जिए 1976, ईदम नमम 1977, त्रिकाल संध्या 1978, शरीर कविता फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति 1982, मानसरोवर दिन 1981, शरीर कविता फसलें और फूल 1980, नीली रेखा तक 1984, तूस की आग 1985, कालजयी खंड काव्य है 1980 में। अब फिर से हम बोलते हैं। गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, अंतर्गत, अनाम तुम आते हो, परिवर्तन जिए, ईदम नमम, त्रिकाल संध्या, शरीर कविता फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, नीली रेखा तक, तूस की आग, कालजयी 1980 खंड काव्य। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। भवानी प्रसाद मिश्र की चर्चित कविताएं निम्नांकित हैं। कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश। कौन कौन है? कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश। अब नरेश मेहता के बारे में जानेंगे। नरेश मेहता नए कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। नरेश मेहता नए कवियों में महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। काव्य संग्रह है, प्रबंध काव्य है। तो काव्य संग्रह में कौन कौन है? वन पाखी सुनो। काव्य संग्रह में क्या है? वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा। नरेश मेहता के काव्य संग्रह कौन कौन है? वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा। ये सब काव्य संग्रह है। प्रबंध काव्य देखते हैं। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी। समय देवता शीर्षक कविता इनकी एक लंबी कविता है जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है। समय देवता शीर्षक कविता एक लंबी कविता है जिसमें धरती के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक,
राजनीतिक स्थिति का सिनेरियो प्रस्तुत किया गया है। नरेश मेहता की अन्य चर्चित व महत्वपूर्ण रचनाएं निम्न हैं। उषस 1 2 3 4 है। किरण धेनुए, चाहता मन, मैंने उषस नहीं पढ़ा है, ध्यान नहीं दी हूँ, तो उषस 1 2 3 4 इस तरह से लिखा है, मतलब उस भाग में होगा, खंड में होगा। किरण धेनुए, चाहता मन। धर्मवीर भारती मूलतः प्रेम के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952 में, अंधा युग, यह नेट सिलेबस में दिया है, अंधा युग 1955, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959, देशांतर। क्या क्या है प्रमुख रचना? ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर धर्मवीर भारती जी का है। कनुप्रिया में राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। जो इनकी रचना कनुप्रिया है उसमें राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। देशांतर काव्य संग्रह विदेशी कविताओं का संग्रह है। देशांतर जो काव्य संग्रह है वह विदेशी कविताओं का संग्रह है। प्रेमथ्यु गाथा, प्रेमथ्यु गाथा एक लंबी कविता है। धर्मवीर भारती की प्रेमथ्यु गाथा जो है एक लंबी कविता है। प्रेमथ्यु एक यूनानी पौराणिक पुरुष है। मदन वात्स्यायन का मूल नाम लक्ष्मी निवास सिंह है। मदन वात्स्यायन का मूल नाम लक्ष्मी निवास सिंह है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इनकी निम्नांकित कृतियां हैं। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं और इनकी निम्नांकित कृतियां हैं, प्रकाशित है। काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। तो फिर से हम बोलते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो कृतियां हैं, काठ की घंटियां, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की चर्चित कविताएं निम्नांकित हैं। काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, ये चर्चित कविताएं हैं। काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से मेरे बड़ी हो तुम, अहम से मेरे बड़ी हो तुम, यह भी चर्चित है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। विगत प्यार, यह भी चर्चित है। लिपटा रजाई में, यह भी सर्वेश्वर दयाल की सक्सेना की चर्चित कविता है। मैंने कब कहा, यह भी। तो कौन कौन सी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की? काफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा, अहम से मेरी बड़ी हो तुम, विगत प्यार, लिपटा रजाई में, मैंने कब कहा। केदारनाथ सिंह, अब केदारनाथ सिंह के बारे में जानेंगे क्योंकि हम लोग शमशेर बहादुर, उदय प्रकाश, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता और धर्मवीर भारती, मदन वात्स्यायन का मूल नाम क्या था? लक्ष्मी निवास सिंह। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब देखते हैं केदारनाथ सिंह। त्रिलोचन के बारे में उससे जाने, बहुत सारे लोगों को जाने हम लोग, महान कवि लेखकों को। अब केदारनाथ सिंह नई कविता में बिंब को बहुत महत्व देते हैं। किसको? नई कविता में बिंब को महत्व बहुत देते हैं। केदारनाथ सिंह की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। अभी बिल्कुल अभी, केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है, केदारनाथ सिंह। यहाँ से देखो, केदारनाथ सिंह। मैं ऐसे ही याद की हूँ, अगर आपको बुरा लगता है कोई बात नहीं, बस आप सुनते जाइए। अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह। उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, केदारनाथ सिंह। बाघ, लंबी कविता है यह, बाघ जो है केदारनाथ सिंह। तालस्ताय और साइकिल, यह भी है केदारनाथ सिंह की। केदारनाथ सिंह की चर्चित कविताएं हैं बनारस, अनागत, फर्क नहीं पड़ता। केदारनाथ सिंह की चर्चित कविताएं कौन कौन सी हैं? बनारस, यह भी कविता ही है, जो नाम बस दिया है। बनारस, अनागत, फर्क नहीं पड़ता। और इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ, लंबी कविता, तालस्ताय और साइकिल। अब देखते हैं हम लोग प्रयोगवाद के अन्य कवि और उनकी रचनाएं। रामविलास शर्मा जी की जो कवि हैं उनके काव्य संग्रह हैं
रूप तरंग 1956 में। सदियों के सोए जाग उठे रामविलास शर्मा 1988 में लिखा गया है। सदियों के सोए जाग उठे 1988 में। बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1997 रामविलास शर्मा के कौन कौन से हैं काव्य संग्रह? रूप तरंग, सदियों के सोए जाग उठे, बुद्ध वैराग्य तथा प्रारंभिक कविताएं 1997। अब आगे देखते हैं प्रभाकर माचवे। मेपल, स्वप्नभंग, अनुक्षण। प्रभाकर माचवे की कौन कौन से रचना काव्य संग्रह है? मेपल, स्वप्नभंग, अनुक्षण। मेपल, स्वप्नभंग, अनुक्षण। मेपल, स्वप्नभंग, अनुक्षण। यह प्रभाकर माचवे की है। नेमिचंद्र जैन का है अचानक हम फिर, एकांत। पहला है अचानक हम फिर, दूसरा है एकांत। किसकी है? नेमिचंद्र जैन की है। गिरिजा कुमार माथुर। मंजीर 1941, नाश और निर्माण 1946, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा 1975, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। मंजीर 1941, नाश और निर्माण 1946, धूप के धान, शीला पंख चमकीले, छाया मत छूना, भीतरी नदी की यात्रा, अभी कुछ और, साक्षी रहे वर्तमान, पृथ्वी कल्प। भारत भूषण अग्रवाल कवि की रचनाएं हैं काव्य संग्रह। छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग। ये हैं भारत भूषण अग्रवाल की। छवि के बंधन, जागते रहो, मुक्ति मार्ग, ओ अप्रस्तुत मन, कागज के फूल, एक उठा हुआ हाथ, उतना वह सूरज है, अनुपस्थित लोग। शकुंत माथुर का है चांदनी चूनर, अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी। शकुंत माथुर का क्या है? चांदनी चूनर पहला, दूसरा है अभी और कुछ, लहर नहीं टूटेगी, शकुंत माथुर जी के। हरिनारायण व्यास। मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते। मृग और तृष्णा, त्रिकोण पर सूर्योदय, बरगद के चिकने पत्ते। अब देखते हैं रघुवीर सहाय का। सीढ़ियों पर धूप में 1960, आत्महत्या के विरुद्ध 1967, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 में रघुवीर सहाय का है। लोग भूल गए हैं 1982 रघुवीर सहाय। कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ 1989, एक समय था रघुवीर सहाय का। तो रघुवीर सहाय की कौन कौन सी काव्य संग्रह हैं? कौन कौन से? सीढ़ियों पर धूप में, आत्मकथा के विरुद्ध आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था। रघुवीर सहाय के सारे काव्य संग्रह हैं। विजय देवनारायण शाही का है 3 है। साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। तो यह विजय देवनारायण शाही का है, क्योंकि मछली घर एक बार पूछा जा चुका है। अब टीजीटी पीजीटी में था कि किस में था? मछली घर एक बार पूछा जा चुका है। विजय देवनारायण शाही का काव्य संग्रह है साखी, साखी, मछली घर, संवाद तुमसे। यह विजय नारायण शाही का है। कुंवर नारायण का है चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम। चक्रव्यूह है 1956 का और परिवेश हम तुम 1961 कुंवर नारायण का। और देखते हैं अपने सामने 1979, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, प्रबंध काव्य आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण। वाजस्रवा के बहाने 2008, वाजस्रवा के बहाने कुंवर नारायण। चक्रव्यूह कुंवर नारायण, परिवेश हम तुम कुंवर नारायण, अपने सामने कुंवर नारायण 1979, कोई दूसरा नहीं कुंवर नारायण, इन दिनों किसका काव्य संग्रह है? कुंवर नारायण का। प्रबंध काव्य आत्मजयी 1965 किसकी है? कुंवर नारायण। वाजस्रवा के बहाने 2008 में कुंवर नारायण। अब हम देखते हैं 60उत्तरी कविता आंदोलन।
साठोत्तरी कविता आंदोलन। अब हम देखते हैं, अच्छा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक से आप इसे सुनिएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच।